हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वर्सेटाइल स्टडी एंड ब्लॉग्स में। आज का हमारा वीडियो होगा पेपर डिस्कशन। बेसिकली हम आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का रहेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, जो आपका 2017 में इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर के पेपर में ईपीएफओ के आया था। उसे हम आज के पेपर में डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग फर्दर, हम सबसे पहले देख लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स। 2017 के एग्ज़ाम में हमारा मैक्सिमम मार्क्स 100 था, बट दिस टाइम इट इज़ 300 मार्क्स। ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ और बातें देख लेते हैं कि जो पिछली बार 120 क्वेश्चंस आए थे, इस बार हमें कोई आइडिया नहीं है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या आएंगे। अगेन, हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स कैरी करता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। देन अगेन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात हो रही है, पेनल्टी की 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है, जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में रहती ही है मोस्टली। एंड आप अगर कोई आंसर मार्क नहीं करते हैं तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी सही बात है। और मैंने अपने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया था, आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं ओवरव्यू वाला ईपीएफओ का, जिसमें मैंने डिस्कस किया था। आइए हम अब पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से 71 टू क्वेश्चन 90 तक हमारे अराउंड 20 क्वेश्चंस आए थे ईपीएफओ में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्क कमिटी, सेफ्टी कमिटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमिटी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, वर्कर्स एजुकेशन स्कीम, वर्कर्स कॉर्पोरेटिव्स, वर्कर्स सजेशन स्कीम। यहाँ पे हमारा सीधा आंसर होगा वर्कर्स पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट। ये आपका जो डीपीएसपी, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 43 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये वहाँ पर पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है, या हम जानते हैं कि ऑल नॉन मैनेजरियल वर्क people or person are eligible for the participation in decision making process of an organization. ये एक पॉइंट है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, प्लीज मार्क माई वर्ड, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एम एंड पर्पजेज ऑफ ILO एज पर फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन। ठीक है, और फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन का कौन सा एम और पर्पस नहीं है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है लेबर इज अ कमोडिटी, दैट इज करेक्ट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन प्रोग्रेस, करेक्ट। पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट danger to prosperity everywhere, that is also correct. The war against want requires to be carried on with unrelenting vigor within each nation and is solely the responsibility of government. यहाँ तक तो सही है, कहा गया था, बट ये जो पॉइंट है solely the responsibility of government, ये गलत है। यहाँ पे इसके आगे ये है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर कंसर्न्ड होके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर और मैनेजमेंट के आपके गवर्नमेंट सब मिलकर काम करेंगे टूवर्ड्स वेलफेयर ऑफ लेबर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 73, which one of the following is an exception from the 5 functional types of unionism identified by रॉबर्ट ऑक्सी। रॉबर्ट ऑक्सी ने कई, ये एक क्वेश्चन आपके आया है, ट्रेड यूनियन स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ये ट्रेड यूनियन के क्वेश्चन का पार्ट है, जिसमें हम ये देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 फंक्शनल, उन्होंने पूछा इनमें से जो 5 फंक्शनल टाइप्स हैं कौन सा एक्सेप्शन है। तो बिजनेस यूनियनिज्म नहीं है, प्रीडेटरी भी नहीं है, रिवोल्यूशनरी भी नहीं है, क्या नहीं है, इवोल्यूशनरी यूनियनिज्म, ये एक्सेप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 74 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्क मैन एंड एम्प्लॉयर involved in an industrial dispute are brought together before a third person or group of person who facilitate or facilitates through mediation to reach a mutually satisfactory agreement। यहाँ पर आप पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स, वर्कमैन दैट इज़ वर्कर्स, और एम्प्लॉयर इन्वॉल्व होंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो उनके बीच है, उसे कोई थर्ड पार्टी या ग्रुप ऑफ पर्सन आकर मेडिएट करने की कोशिश करता है
ताकि वो एक म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट पर पहुंच पाए, और इसके लिए कंसाइलेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, इसलिए दैट वाई द करेक्ट आंसर इज कंसाइलेशन। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डायरेक्टली आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948, एंड कंसाइलेशन जो है आपका सेक्शन 4 डिफाइन करता है कंसाइलेशन के बारे में, हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैंडिंग ऑर्डर certified under the Industrial Employment Standing Order Act 1946 may be referred to Industrial Tribunal, Labor Commissioner, Labor Court, Industrial Employment Court. Here the correct answer is Labor Court. Guys, again this is the question of Industrial Dispute Act. वहाँ पे जो लेबर कोड की बात की गई है, यहाँ पर भी, यहाँ दैट मीन्स स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में भी सेम लेबर कोड की बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, अ यूनियन हुज मेंबरशिप में कवर वर्कर एम्प्लॉयड इन मैनी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट इज नोन एज, इसका करेक्ट आंसर है जनरल यूनियन। अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ये पूरे यूनियन ही समझा देती हूँ, आपने अगर पढ़ लिया होगा तो रिविजन है, अदरवाइज आप देख लो, नोट डाउन कर लो कि यहाँ पर कई तरीके की यूनियन बनती है। एक इंडस्ट्री लेवल पे बनती है। इंडस्ट्री लेवल का मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल यूनियन का मीन्स कि जब यहाँ पर एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक उनकी यूनियन बनती है, फिर वो मैटर नहीं करता कि वो कौन से स्ट्रीम कह सकते हैं या किस स्पेशलाइजेशन से आ रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रियल यूनियन होती है। जनरल यूनियन में कौन, उनका क्या टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, और ये मैटर नहीं करता है, मल्टीपल टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, अलॉन्ग विद दैट कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, उनका एक यूनियन बन जाता है, दैट इज़ जनरल यूनियन। जो यहाँ के आपकी क्वेश्चन में भी है कि वर्कर एम्प्लॉयड इन मैनी इंडस्ट्री, कई इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग, एंड एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट, ठीक है, कई इंडस्ट्रीज़, कई तरीके की एम्प्लॉयमेंट और क्राफ्ट की बात है। क्राफ्ट यूनियन में सीधे आता है कि जो सिंगल एक क्राफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक कि फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल एक सीधे एक सिंगल क्राफ्ट को रिप्रेजेंट करे, इनका जो यूनियन होगा वो क्राफ्ट यूनियन होगा। रिलीजन कम इंडस्ट्री लेवल यूनियन मीन कि इंडस्ट्री और रीजन बेस्ड जो इनका यूनियन बनता है वो यहाँ की बात हो रही है। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ यूनियन। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन। किस टाइप की बनती है, रॉबर्ट हॉक्सी में जो अभी अपन ने क्वेश्चन देखा उसी का ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेड यूनियन से काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं इनने, आगे भी आएंगे। Which one of the following perspective of industrial relation is based on the assumption that both the parties strive and have opportunity to exercise economic wage and benefits as well as political control and power? इसका आंसर सीधे मैं अभी तो पहले बता दूं कि प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। देखिए ये क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिलेशन से थियोरेटिकल पार्ट से अप्रोचेस की बात हो रही है कि कितने क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं, ये हम जब इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला टॉपिक देखेंगे उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट ये पॉइंट समझा भी देती हूँ कि यूनिटरी से आप क्वेश्चन से ही देख सकते हैं। यूनिटरी मतलब कि एक यूनियन, एक सिंगल यूनिटी मतलब एक सिंगल यूनिट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर या परसीव किया जाता है एज अ सिंगल बिग फैमिली, बट जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है वहाँ पर कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हुए या कंपनी में जो एम्प्लॉयर हुए या अलग ग्रुप्स हुए, ये सारे सब ग्रुप्स हैं और इनका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, एंड दे ऑल आर स्ट्राइव टूवर्ड्स देयर बेनिफिट्स एंड, ठीक है, और हमें इन सबको अलग अलग इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एग्जैक्टली यही सेम आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि जो पार्टी होती है वो स्ट्राइव करती है अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट को देखते हुए, उसके साथ साथ पॉलिटिकल कंट्रोल की बात कही गई है। कोई बिजनेसमैन है, कोई फैक्ट्री एम्प्लॉयर अपना प्रॉफिट देखेगा, ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर अपना वेज देखेगा। बेनिफिट्स की देखें तो वो अपनी गुडविल बनाना चाहेगा, ये अपने बेनिफिट्स जो इनको डिफरेंट मिलती है, चाहे वो इंसेंटिव्स के फाइनेंशियली मिले, चाहे नॉन फाइनेंशियली मिले, मोटिवेशनल मिले, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट है ये। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 78, द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड अंडर। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताना चाहती, आप वीडियो पे गेस कीजिए, टाइम लीजिए, एंड आई गेस आपने क्वेश्चन पढ़ते ही बता दिया होगा। आर्टिकल 43 ए, ये अभी मैंने डिस्कस भी किया था आपसे कि आर्टिकल ये आपका
आर्टिकल 43 कहता है वर्कर पार्टिसिपेशन का मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए गाइस। तो ये आर्टिकल 43A है जो डिफाइन करता है। ये अगेन आपका DPSP है जिसमें कि मैनेजमेंट पे डिसीजन मेकिंग का राइट बनता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 78 हो गया हमारा। 79 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। इसका सीधा आंसर है ओपन शॉप सिस्टम नहीं है सिक्योरिटी मेजर। क्लोज शॉप सिस्टम है, एजेंसी शॉप सिस्टम भी है एंड यूनियन शॉप सिस्टम भी है। डिटेल में हम देख लेंगे, अभी तो आप आंसर समझ लो। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैच्यूटरी मशीनरी फंक्शनिंग एट द सेंट्रल लेवल। मतलब एक जो जिसको स्टैच्यूटरी राइट मिला हुआ हो उसमें से सेंट्रल लेवल पे इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। लेट्स सी। ऑप्शन ए सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन कमिटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन, स्टैंडिंग लेबर कमिटी, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो हियर द करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये सेंट्रल लेवल पे काम करती है, जैसे EPFO है इसी तरीके से ESIC भी है। आई थिंक ESIC इज ऑफ 1948। यस 1948 का ये पार्ट है। एंड और आप आगे आने वाले वीडियोस में जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उसमें देखेंगे गाइज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। तो आज हम 71 से 80 अराउंड 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आप इसे रिवाइज करते रहिए एंड आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपने सजेशन दीजिए एंड कीप कमेंटिंग ऑन दी videos. I love to reply each and everyone. So thanks for today.